ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। लगातार आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो ट्रेंड है वो बदलता जा रहा है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कहीं से भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उस पर रश किया जा सके। अक्सर जगहों से जो फीसद हमारे पास पहुंच रहे हैं अब तक, उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा जोश नहीं है, कुछ एक ख़ास जगहों को अगर हम छोड़ दें। और इसी बीच एक अजीब सी जानकारी आ रही है, खबर है चुनावी। तिरुवनंतपुरम से खबर है, वहां पर अबिन बाबू एक शख्स है जिसका बताया जा रहा है कि वो वोटर है, बूथ नंबर 151 का। तिरुवनंतपुरम से खबर है, जहां वट्टियू कावू जो नाम है, पालवानी हल्का वट्टियूर कावू, वहां पर उस वोटर को, अबिन बाबू नाम के वोटर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने की वजह यह बताई गई कि उसने एक शिकायत दर्ज कराई थी कि ईवीएम जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ठीक से काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये कुछ और नतीजे के तौर पर दे रहा है। उसने ये इल्ज़ाम लगाया था कि वीवीपैट जो डिस्प्ले कर रहा था, यानी कि ईवीएम का बटन दबाने के बाद जब वीवीपैट में आपको पर्ची दिखाई देती है कि क्या आपने जिस बटन को दबाया था, जिस पार्टी निशान के सामने से, क्या उसी को वीवीपैट में वो पर्ची दिखी या नहीं दिखी, उसके बारे में उसने कहा था कि वो जो उसने बटन दबाया था जिस निशान को, उससे अलग जो है पर्ची में, वीवीपैट की पर्ची में उसे दिखा गया। लेकिन बताया जा रहा है कि जो उसने ये कंप्लेन किया था वो कंप्लेन जो है वो सही नहीं था और इस वजह से उसे गिरफ्तार किया गया, ऐसी खबर आ रही है केरल तिरुवनंतपुरम के वट्टियूर कावू से, जहां पर एक शख्स को बताया जा रहा है कि उसने ऐसी शिकायत दर्ज कराई थी और उसके बाद ये उसके साथ किया गया है। तो इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। इसी बीच हम अब देख रहे हैं आप लगातार किस तरह से वोटिंग का ये मरहला जारी है। ये तीसरे मरहले के तहत वोटिंग हो रही है और तीसरे मरहले के तहत मुल्क में कुल 13 रियासतें और 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, वहां वोटिंग हो रही है 117 पार्लिमानी सीटों पर। काफ़ी अहम और सबसे बड़ा ये फेज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा सीटों पर इंतखाबात हो रहे हैं और पहले, दूसरे और तीसरे मरहले को अगर हम मिला दें, सीटों की तादाद जो है वो 303 के करीब हो जा रही है। तो ये ट्रेंड क्या बता रहा है, इस पर हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं अपने मेहमानों से। अलनासिर ज़करिया, ये बड़ी चौंकाने वाली खबर है जिस शख्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, तिरुवनंतपुरम के वट्टियूर कावू से, कि वहाँ बूथ नंबर 151 पर उसने शिकायत दर्ज कराई कि ईवीएम और वीवीपैट की पर्ची में मिलान नहीं हुआ, लेकिन पाया यह गया कि उसकी शिकायत जो है या उसका कंप्लेंट जो है वो गलत था, जिसके बुनियाद पर फिर उसको गिरफ्तार किया जाता है। क्या ऐसी भी खबरें इससे पहले इलेक्शन के दौरान सुनने को मिली थी आपको? देखिए, ये वीवी वोटर वेरिफिकेशन जी, जो वोटर ट्रेल वेरिफिकेशन है, पेपर और जो ट्रेल हमें वीवीपैट, रिसीट मिलती है, ये या वीवीपैट, ये मैं समझता हूँ इंट्रोड्यूस हुआ, बट इसके कुछ टीटिंग प्रॉब्लम्स निकलेंगे। तो भी इसका मैं समझता हूँ कि क्रॉस चेक होगा तो उससे वोटर्स में थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन अब ये कैसा हुआ, क्यों हुआ, और जैसा कि इन द पास्ट भी लोगों की बहुत सारी शिकायतें निकली कि वो उन्होंने एक कैंडिडेट को, एक सिंबल को वोट के लिए पुश किया और दूसरे पार्टी और कैंडिडेट को वोट गया, तो ये अच्छी खबर नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। और अगर इसकी तफ्तीश की जाए तो पता चलेगा ये क्यों हो रहा है। और मुझे आपसे एक बात ये करनी थी, गुजरात पे अगर हम एक 2 सेकंड के लिए रिटर्न आते हैं, आपके जो रिपोर्टर ने वहां की खबर बताई है, कि पहले एक अहम खबर दे दूं, जो खबर बीच में ये आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस जारी किया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का राहुल गांधी के खिलाफ राफेल मामले में। उस खबर में अब एक नई जानकारी ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में जो राहुल गांधी को शख्सी तौर पर इन पर्सन हाजिर होने की बात आ रही थी, उससे छूट दे दी है। यानी कि राहुल गांधी को ज़ाती तौर पर इन पर्सन कोर्ट में हाजिर नहीं होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल तनाज़े को लेकर जो कांग्रेस सदर के बारे में जो खबर थी या उन पर जो शिकायत थी कि उन्होंने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट भी अब मानता है कि चौकीदार डैश डैश डैश, लेकिन उस बारे में जो है अब जाहिर सी बात है, मीनाक्षी लेखी ने जो कंप्लेंट दर्ज कराई थी उस पर उन्होंने एक दिन पहले ही कहा था कि हाँ, अब इंतखाबी तशहीर की जोश में मैंने ये जुमला कह दिया, उस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया था। फिर आज ये खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी किया है, लेकिन उसमें शख्सी तौर पर, निजी तौर पर उनको कोर्ट में हाजिर होने से छूट दे दी है। राहुल गांधी अब इंतखाबी तशरीर में जो जहां भी बिजी हैं वो रह सकते हैं। ये अहम खबर है। जी अलनासिर ज़करिया, आप कुछ कह रहे थे?
जी आजम साहब, मैं ये कह रहा था कि जो गुजरात पे आपके रिपोर्टर बयानबाजी कर रहे थे, तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में तो सिर्फ कर्ज माफी की बात नहीं की, बल्कि कर्ज मुक्ति की बात कही। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कर्ज को वेव करके सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये कि किसानों को कैसा एम्पावर किया जाए। और गुजरात में मैं समझता हूं, आज अगर आप देखें तो गुजरात मॉडल के नाम से 2014 में चुनाव लड़ा गया। आज मिस्टर मोदी और उनकी टीम गुजरात मॉडल की बात ही नहीं कर रही है। लास्ट कॉमन बाइट प्लीज, कॉमन बाइट और भी चैनल है, कॉमन ले आइए आप। पीछे से निकल जाइए यार, पीछे हो जाओ। तरीके से इस बार बीजेपी ने आपको टिकट दी, आप भी काफी सोशली एक्टिव रहते थे, किस तरीके से आपको इसको स्टैंड आउट करेंगे? आई थिंक सारी दुनिया ट्वीट करती है, लेकिन मेरे पास अब मौका है जो मैं ट्वीट करता था उसको इंप्लीमेंट करने का, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखें बहुत सारे लोग हर चीज़ पे, हर मुद्दे पे ट्वीट करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उतर के कुछ नहीं कर सकता। आज मेरे पास मौका है, बीजेपी ने मुझे मौका दिया है कि जो मैं ट्वीट करता था, जो मेरा विजन था, जो मेरे थॉट्स हैं, उसको इंप्लीमेंट करने का। गौतम, जिस तरीके की पॉलिटिक्स, अगर स्पेशली हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो उसको आप किस तरीके से टैकल करेंगे? क्योंकि पहले आप ऑफ द फील्ड थे पॉलिटिक्स से, आप इन द फील्ड उसको करने की कोई बात नहीं है। मैं अपना विजन, पार्टी अपना विजन दिखाएगी और जो प्रोमिसेस करेगी उसको फुलफिल करेगी, जो पार्टी ने किया पिछले 5 साल से। आप उस पार्टी के बारे में क्या बोलोगे जिसने 4.5 साल में सिर्फ प्रोमिसेस किए हैं और इतना ज़्यादा अलायंस के लिए पीछे पड़ चुके हैं? बिकॉज उनको पता है कि उनका कोई यहाँ पर बेस नहीं है। बिकॉज 4.5 साल अगर उन्होंने काम किया होता तो शायद वो अलायंस के लिए इतना ज़्यादा वो अलायंस के पीछे ना भाग रहे होते। गौतम, बीजेपी ज्वाइन की है, आप इस इलेक्शंस में कैसे देखते हैं? लोग आई थिंक उनका जो भी बीजेपी ज्वाइन करता है इट्स अ ग्रेट मूव, बिकॉज पार्टी जो डेवलपमेंट के बारे में बात करती है, जो डेवलपमेंट करती है, पिछले 5 साल में हमारे प्रधानमंत्री का विजन यही रहा है कि डेवलपमेंट करना, सबको इकट्ठे मिलाकर आगे बढ़ना और देश को सुपर पावर बनाया। जिस तरीके से बालाकोट किया, जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, जिस तरीके से हमारी इमेज वर्ल्ड वाइड बढ़ी है, कि हमारे प्रधानमंत्री का विजन है और उस विजन को आगे लेके जाएंगे। Gautam, just one question. You have always been vocal and straightforward about things. Do you think it's a blessing or disguise for you, especially now you have joined politics? No, it's a blessing in disguise because I believe in living my life black and white, and it's a great opportunity. You keep tweeting about everything. A lot of people keep tweeting about everything, but I've got a platform to now implement or whatever I tweet, try and convert it into practicality. गौतम, विजेंद्र सिंह बॉक्सर, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, आप भी एक स्पोर्ट्स पर्सन, वो भी एक स्पोर्ट्स पर्सन, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, वो उनका डिसीजन है। मैंने आपको जैसे बोला, मैंने भारतीय जनता पार्टी इसलिए ज्वाइन करी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट के बारे में बात करती है, डेवलपमेंट करी है पिछले 5 साल से हमारे प्रधानमंत्री का। तो आपने सुना किस तरह से पार्टी के नाम को लेकर अब सीधे तौर पर ये डिफेंड करते नजर आ रहे हैं गौतम गंभीर, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि वज़ीर आज़म का एक विजन है और उसी विजन पे ये आगे काम करेंगे। रुख करते हैं फिर से अपने नुमाइंदे आरिफ का। आरिफ, एक आखिरी सवाल आपसे है। अल्लाह से ज़करिया कह रहे थे कि कर्ज माफ़ी की बात नहीं, कर्ज मुक्ति की बात कांग्रेस ने की है, यानी कि सिचुएशन ऐसे बनाए जाएंगे, हालात ऐसे बनाए जाएंगे कि किसान जो है उसे कर्ज लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह का सिस्टम बनेगा और जब वो कर्ज के बोझ के तले दबा नहीं होगा तो वो आज़ाद महसूस करेगा और खेती बाड़ी जो किसान करता है उसमें उसको ऐसी कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। आपसे मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई कांग्रेस ने किसानों के नब्ज़ पर हाथ रखा था और वो कांग्रेस को समझ आ गया था कि किसानों का दर्द लेकर गुजरात में कामयाबी की मंजिल जो है वो वहाँ तक पहुँचा जा सकता है? आरिफ जी बिल्कुल, आज हम जिस तरीके से देखें, कांग्रेस अक्सर जो ग्रामीण इलाके हैं, जो किसान हैं, उनके साथ में जुड़ने की कोशिश, आप बोलिए आरिफ, उनके साथ में जुड़ने की कोशिश करती रहती आई है और इसी का नतीजा है कि इस बार देखा गया कि चाहे राहुल गांधी हो या अमित शाह हो या मोदी हो, ये तमाम लोग सबसे ज़्यादा उनकी जो सभाएं रही हैं, उनकी जो रैलियां रही है, उसको शहर के मुकाबले गांव में ज़्यादा करने की कोशिश की। और यहाँ तक कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी एक सभा को भी अहमदाबाद में या सूरत में या बड़ौदा या भावनगर, जो भी 5 प्रमुख महानगर है, ऐसे जगहों पर नहीं किया। उनका खास फोकस था कि ग्रामीण इलाकों में रैलियों को किया जाए। और जो कांग्रेस की एक मजबूत कड़ी रही है कि किसानों के साथ, ग्रामीणों के साथ उनका लगाव रहे, उन वोटों को कहीं ना कहीं अपने तरफ खींचने की कोशिश की गई है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से गुजरात में किसानों की एक मांग रही है
उस मांग को किस तरीके से पूरी की जा सकती है। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस पहल को किया है और इसीलिए कहीं ना कहीं झुकाव जो है वो कांग्रेस के तरफ ज़्यादा देखने को मिलता है। हमारे साथ में इस वक्त बीजेपी के जो सीनियर पत्रकार हैं मयूर हमारे साथ में जो सीनियर पत्रकार हैं मयूर, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो किसी काम में फंसे हुए हैं इसलिए बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उनका भी साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से गाँवों में वोट पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो आदिवासी पट्टा है उसमें एक बड़ी तादाद में वोट पड़ा है। और अगर अभी की बात करें 5 बजे के बाद की, तो कहीं ना कहीं जो रेशियो है, जो % है, वो 69% हो गया है। तो एक तरीके से देखें जो गुजरात के आदिवासी पट्टा है उसमें चाहे भरूच की लोकसभा सीट हो या फिर पंचमहल की हो या नवसारी की हो, ऐसे इलाके जो है जो आदिवासी इलाकों से जुड़े हुए हैं वहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों ने वोट किया है और वहाँ पर 60% से भी ज़्यादा वोट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये बदलाव है। और अगर पिछले इलेक्शन की बात करें तो गुजरात में 64% वोट डाले गए थे और अभी 1 घंटे से भी कुछ कम वक्त बचा है। तो कहीं ना कहीं जो वोटिंग फीसद है वो बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन कितना बढ़ेगा और ये वोटिंग फीसद बढ़ने के बाद में ये किसके लिए फ़ायदेमंद होगा, ये 1 महीने बाद यानी 23 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो पिछला इलेक्शन था, जो पिछला रिकॉर्ड था, उससे बढ़ के इस बार वोट होने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ। मुझे लगता है आप अपने साथी रिपोर्टर जो बीजेपी बीट कवर करते हैं, ना कि वो बीजेपी के रिपोर्टर है, ऐसी बात आपने शायद कही है। शुक्रिया आपका आरिफ, बहुत तफसील से आपने जानकारी दी। और डॉक्टर नदीम, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आजम साहब, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, मेरी बात अच्छा, पूरी करने दीजिए मुझे, ठीक है, प्लीज। ठीक है, पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर डॉक्टर नदीम के पास चलते हैं। कर लीजिए बात कर लीजिए। जी, मैं ये कह रहा था कि गुजरात के नतीजे बड़े चौकन्ने होने वाले। इसका कारण ये है, जैसे आपके रिपोर्टर अभी ग्राउंड पर है, गुजरात मॉडल को लेके ये सारे मुल्क में एक ही बात, एक ही वाणी बोलते रहे, गुजरात मॉडल। और गुजरात के चंद पूंजीपतियों का मोदी हुकूमत ने फायदा की, लेकिन सारे मुल्क में अगर आप देखें गुजरात, क्योंकि लोग हर कोई विजिट नहीं कर सकता, हर कोई देख नहीं सकता है, तो इन्होंने हवा क्रिएट किए, एक परसेप्शन क्रिएट किया कि मैं गुजरात का वजीर आला था, मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन ग्राउंड पर जीरो है। आज गुजराती लोग परेशान हाल है, बेबस है, गरीब जनता, अवाम परेशान है। वहां पर किसानों का मुद्दे को इन्होंने सॉल्व नहीं किए, वहां पर ट्रेडर्स का मुद्दा इन्होंने सॉल्व नहीं किए, वहां पर मिस्टर अमित शाह को तो एक्सटेंड किया गया कोर्ट ने, और जबकि इनके खिलाफ कोर्ट में केसेस है, प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी प्रेसिडेंट के खिलाफ। तो ये क्या मुंह लेके जाएंगे गुजरातियों के पास? यहां पर उन्होंने इतना तनाव किया, तो हमें उम्मीद है कि तीसरा मरहला जो 50% एंड अबव सीट जो पार्लियामेंट में जानी चाहिए, गुजरात बड़ी बहुमत और बड़ी संख्या में 26 में से हमें उम्मीद है 20 से 21 सीट गुजरात देगा। और जहां तक कांग्रेस है, कांग्रेस का हिस्टोरिकली कांग्रेस को गुजरातियों ने हमेशा साथ दिया है। पिछले कई वर्षों में, कई सालों में हम समझ सकते हैं 2 दशकों के ऊपर बीजेपी की हुकूमत बनते गई, लेकिन राहुल गांधी के आने से गुजरात में अभी बदलाव है। वहां पर कांग्रेस की सारी सेंट्रल लीडरशिप का फोकस है, और जो उनका बेस था, अब वो जमीन अभी हिल गई है। और आने वाले 26 सीट्स में आप देखेंगे 20 से 21 सीट कांग्रेस बाजी मारेंगी, और ये 2 मियां अपने घर पे आराम से बैठे रहेंगे। चलिए, इस वक्त डॉक्टर नदीम के पास जाने से पहले एक खबर है बड़ी दिलचस्प। गुलबर्गा में मौसम में अचानक तब्दीली आई है, मौसम काफ़ी सुहाना हो गया है और गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है। और इसी के साथ ये उम्मीद भी की जा रही है कि वोटिंग जो दोपहर के वक्त में बिल्कुल कम हो गई थी और अक्सर पोलिंग बूथ्स पर ये देखा जा रहा था कि बिल्कुल सन्नाटा पसर गया था, उम्मीद करनी चाहिए कि जो भी वक्त बचा है उस बचे हुए वक्त में वहां पर लोग बड़ी तादाद में बूथों तक पहुंचेंगे। डॉक्टर नदीम, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं किसानों के बारे में बात करना चाह रहा था। और सर, मैं ये अपील करना चाहूँगा तमाम के तमाम रियासती हुकूमतों से भी और ये मरकज़ी हुकूमत से भी कि प्लीज़ आप किसानों के लिए कोई लाहे अमल बढ़िया सा तैयार कीजिए, जिससे ये देश का अन्नदाता जो है उसे इतनी परेशानियां ना उठानी पड़े। बार बार कर्जा माफ़ी, खुदकुशी, ये सब बातें आती हैं
और हमारी तो मईशत का इन्हिसार ही इस पर काश्त पर था पुराने ज़माने से ही, कदीम से। अगर हम तारीख पर देखें, अपनी तारीख पर अपनी निगाहें दौड़ाएं, तो हम ये पाएंगे कि हमारी जो मईशत का इन्हिसार था वो तो पूरी तरह से इस पर काश्त पर ही था। तो आज हमारे सामने इस तरह की तस्वीरें उभर कर आती हैं, ये छाले पड़े हुए हैं, बदहाल हैं किसान, बार बार यहाँ जंतर मंतर पर आकर मुजाहरे करते हैं। तो प्लीज़ आप हुकूमतों से मेरी गुजारिश है कि इसे मामले को संजीदगी से लीजिए, और किसान जो है हमारे मुल्क के अंदर जो है एक रीढ़ की हड्डी के तौर पर हैं और ये देश को अन्न देते हैं। प्लीज़ इनके लिए कुछ बेहतर कीजिए, और जो भी माजी के अंदर हमसे ये कमियां रह गई हैं, प्लीज़ आप उनका इजाला करते हुए कुछ ना कुछ इस बार सरकार आने के बाद इस तरह की हिकमत अमली तैयार कीजिए कि इन लोगों के लिए कुछ बेहतर हो। जी, और इसी के साथ मैंने आपको बताया कि बिहार में भी आज पोलिंग हो रही है, जहां पर कुल 5 सीटें हैं बिहार की। काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश जहां पर सबसे ज़्यादा 80 सीटें हैं, उसके बाद महाराष्ट्र जहां 48 सीटें हैं, मगरबी बंगाल जहां 42 सीटें हैं, और बिहार जहां 40 सीटें हैं। तो बिहार में भी आज 5 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इनमें से 5 बजे तक का जो फीसद आया है वो इस तरह से है। झंझारपुर में 51% वोटिंग दर्ज की गई है 5 बजे तक। सुपौल में 57% वोटिंग दर्ज की गई है 5 बजे तक। अररिया में 56.89%, मधेपुरा में 54% और खगड़िया में 51%। तो ये है वोटों का परसेंटेज। इन 5 सीटों में सबसे ज्यादा वोट अगर कहीं पड़ा है तो वो है 57% सुपौल, और तकरीबन 57% यानी 56.89% अररिया। उसके बाद बाकी जो है वो नीचे ही है। खगड़िया में महज 51%, 54% मधेपुरा में, जबकि मधेपुरा में बड़ा क्लोज कंटेस्ट माना जा रहा था, बड़ा दिलचस्प वहां पर मुकाबला है। वहां एक तरफ शरद यादव हैं, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव हैं जनाधिकार मंच के। पिछली बार मधेपुरा से पप्पू यादव ने ही जीत हासिल की थी, हालांकि पिछली बार की उस जीत में आरजेडी का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन अब वहां पर शरद यादव भी हैं, पप्पू यादव भी हैं, और एक और कोई शख्स हैं जिनके बारे में बताया जा रहा था, मैं नाम अभी भूल रहा हूं, कि 3 ये ट्रायंगुलर फाइट चल रही है। लेकिन फिर भी वहां पर देखिए 54% ही वोटिंग अभी तक यानी 5 बजे तक दर्ज की गई है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो एक पार्लिमानी हलका जम्मू कश्मीर का अनंतनाग पार्लिमानी हलका है, वहां के लिए जो माइग्रेंट वोटर्स हैं उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर वोट दिया है, लेकिन फिर भी ये फीसद 59 तक ही पहुंचा है। 59% माइग्रेंट वोटर्स ने अपने वोट कास्ट किए हैं अनंतनाग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। कुल 6,745 में से 4,015 वोट कास्ट हुए हैं माइग्रेंट वोटर्स की जानिब से। अल नासिर ज़करिया आपके पास मैं आ रहा हूं। कुल मिलाकर ये बहुत बड़ी फाइट तो है ही, साथ ही साथ अब शायद ये तस्वीर भी ऐसी उभर कर सामने आएगी, मुझे लगता है कि इस पर अब खुलकर बातें होंगी कि जो अलायंस प्री पोल एक एंटी बीजेपी या एंटी एनडीए प्री पोल अलायंस की बात हो रही थी, वो उस तरह से तो दिखा नहीं। कुछ रियासतों में अलग अलग तरह से अलायंस दिखा है। क्या अब ऐसा लग रहा है कि तस्वीर ऐसी बनती जा रही है कि अब उस तरफ जो है एक मूव चल पड़ेगा कि कौन कौन इस फोल्डर में आता है? जी आजम साहब, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। अगर मैं आपके नाजरीन को याद दिलाऊं कि जब हमारे कांग्रेस का महाअधिवेशन हुआ था करीब एक 8-10 महीना पहले, तो हमारे कांग्रेस के सदर मोहतरम राहुल गांधी जी ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा था कि सेक्युलर माइंडेड पार्टीज अगर एक होती है और उनमें से कोई वजीर आजम बनता है तो कांग्रेस उसे समर्थन देंगी। और जहां तक पोस्ट अलायंस का ताल्लुक है जी, मैं नहीं समझता हूं कि जो 2014 में जिस तरीके से इन्होंने झूठे वादे किए, एक झूठा सपना दिखाया, ख्वाब बताया लोगों को, आने अभी अब वो कह रहे हैं कि उस वक्त उन्होंने कहा था कि आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, मुझे सिर्फ 60 महीने दीजिए। अब मिस्टर मोदी कह रहे हैं मुझे और 60 महीने दीजिए, मुझे और 5 साल दीजिए, क्योंकि इनके पास बताने के लिए भी कोई चीज रही नहीं बाकी। ये एब्सोल्युटली फेल हो चुके हैं हर मरहले पर। तो आने वाले इंतखाबात में जब नताइज निकलेंगे तो हमें उम्मीद है कि सेक्युलर पार्टी और कांग्रेस इसको लीड लेके
नई हुकूमत नाफिज करेगी इस मुल्क में और लोगों की फलाह बहबूदी के लिए अच्छे काम करेंगे। ये सिर्फ हमारा वादा नहीं रहा, मेरे हाथ में कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, अगर मैं बताना चाहूं तो यहां पर बड़े क्लियरली बताया गया है कि हम अवाम का काम करेंगे। और अगर आप बीजेपी का मैनिफेस्टो देखेंगे उसमें सिर्फ एक आदमी है, वन मैन आर्मी, एंड दैट इज मिस्टर मोदी। और दूसरी जगह राहुल गांधी बड़े क्लियरली कहते हैं पर एक सवाल किया हुआ वादा न्याय अब क्यों पिछले 60-70 सालों में क्या हुआ? राहुल गांधी कभी तोड़ते नहीं है। इन लोगों ने बहुत वादे किए। आजम साहब मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। इन्होंने बहुत सारे वादे किए, ये वादे पे खरे नहीं उतरे, लोग निराश हैं इनसे, मुल्क परेशान है। न सिर्फ युवा बल्कि मस्तूरात, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हो चुके हैं पड़ोसी मुल्कों के साथ। आज बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इज ऑन ऑल टाइम हाई। और ये लोग आर्म फोर्सेस का नाम लेके चुनाव में उतरे। आज इनके पास क्या मुद्दे? आप मुझे बताइए। डिजिटल इंडिया खत्म हो गया, मेक इन इंडिया खत्म हो गया, जो इन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इन्होंने युवाओं को वादे किए थे, तो ये सारे झूठ बातें निकले, ये 0/0 निकले। हमने यही कहा था कि आपने कांग्रेस को 70 साल ये बातें करते गए, 5 साल आपने क्या किया? वाजपेयी सरकार थी, वाजपेयी हुकूमत, उन्होंने क्या किया? कांग्रेस के साथ कुछ गलतियां हुई, हम इकरार करते हैं, हम मानते हैं, हम इंसान हैं, हम बशर तो नहीं है, हम बशर एक्चुअली, राइट, फरिश्ते नहीं है। पॉइंट ये है कि 5 साल में इनका रिपोर्ट कार्ड एब्सोल्युटली फेल है और ये बड़ा रेड में इनको फेल दिया जाता है और ये आवाम ने इनको फेल दी। तो मैं समझता हूं जब इंतखाबात आएंगे सारे सेक्युलर पार्टीज एक हो गए, लाइक माइंडेड पार्टीज एक हो गए और इस मुल्क की फलाह बहबूदी के लिए काम करेंगे। चलिए एक सवाल आपसे करता हूं। उत्तर प्रदेश में हालांकि कांग्रेस एसपी बीएसपी गठबंधन में शामिल नहीं है, उसके बावजूद कांग्रेस ने 4, 5, 6, 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े न करने का ऐलान किया था और कांग्रेस ने किया भी ऐसा ही। क्या आपको याद है वो कौन कौन सी सीटें हैं? जी नहीं, मुझे याद नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूं, नाम बता देता हूं। जैसे जहां से मुलायम सिंह यादव इंतखाब लड़ रहे हैं मैनपुरी से, वहां कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। जहां अखिलेश यादव इंतखाब लड़ रहे हैं वहां कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। जहां डिंपल यादव इंतखाब लड़ रही है वहां कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। जहां अजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं वहां कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया। मायावती के बारे में भी यही बात कही गई। लेकिन जिन सीटों पर जहां पर यह माना जा रहा था कि खासी पॉपुलेशन है अक़लियतों की और वहां पर चाहे अजीम इत्तेहाद ने किसी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया है, वहां पर खास तौर से कांग्रेस ने मुस्लिम ही उम्मीदवार उतार दिए। इसका क्या मतलब है? नहीं, मैं आपकी बात से आजम साहब सहमत नहीं हूं। कांग्रेस ने हमेशा अक़लियतों का साथ दिया, न सिर्फ अक़लियतों का, कांग्रेस ने हमेशा मुल्क को हमेशा इंपॉर्टेंस दिया है। मुल्क पहले तो उसके मुल्क के बाशिंदे पहले। अब जहां पर आपने जो सवाल खड़ा किया है उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। हमारी लीडरशिप ने जो फैसला किया है हम उसको मानते हैं। ठीक है, आपका जवाब छोटा है, इससे बहुत कुछ पता चल जाता है। डॉक्टर नदीम, क्या इस पर कुछ रोशनी डालेंगे? देखिए सर, सबसे पहली बात तो यह है कि इन लोगों ने इन्हें इत्तेहाद में ही यूपी में शामिल नहीं किया जी। दूसरी बात, ये जो आपने सीट्स बताई हैं जानबूझ के कांग्रेस ने यहाँ पर अपने कैंडिडेट को खड़ा ही नहीं किया। तीसरी बात सर, वो जगहें जो बिलखुसूस किसी अक़लियती तबके के कैंडिडेट के लिए जीतना आसान रहती, उन जगहों पर अपने कैंडिडेट को कांग्रेस ने खड़ा किया। जैसे सहारनपुर की सीट है या जैसे मुरादाबाद वाली सीट है जी। तो सर इससे मुझे बहुत ही ज्यादा खड़ा ही नहीं किया नदीम साहब, सिर्फ खड़ा ही नहीं किया बल्कि अक्सर ऐसे जगहों पे अक़लियत का ही उम्मीदवार दे दिया। जी, अक़लियत का ही उम्मीदवार दे दिया, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। तो सर मुझे बहुत ज़्यादा ताज्जुब होता है और कांग्रेस ना जाने क्यों ये सब करके खुद ही नुकसान में अपने आप को खसारे के अंदर डाल रही है। आप ये देखें कि सर यूपी के अंदर कांग्रेस इतने दमखम के साथ इलेक्शन तो लड़ ही नहीं रही है, जहां तक मैं इसे समझ पा रहा हूं। इसके अलावा जहां कहीं पर भी वो लड़ रही है तो वहां पर भी उस तरीके का दमखम मुझे नहीं दिख रहा है कि वो पूरी तरह से एश्योर्ड है इस चीज के लिए कि वो हुकूमत साजी करेगी अपने दम पर। नहीं, या नहीं, वो लोग साहब जो बयान कर रहे हैं गलत कर रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी नहीं, मैं पूरी जोश और खरोश के साथ इंतखाबात लड़ रही है और ये आपकी पर्सनल ओपिनियन है और ये गलत ओपिनियन है आपकी। आप कांग्रेस नहीं, आप अगर जोश और खरोश के साथ कर रहे होते, यूपी पर बहुत फोकस है, मेरी बात सुनिए ना, राहुल गांधी जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर से सीनियर लीडर्स लड़ रहे हैं और कांग्रेस ने कभी अकलियतियों को कभी ऐसे डबल गेम खेला नहीं है। दूसरी बात है, वो दूसरी बात है जो आप बोल रहे हैं, गलत बात है। ख्याल रखा है कांग्रेस ने। आप मुझे बताइए ना, कांग्रेस कितनी जगह पर कितनी सीट्स पर लड़ रही है टोटल इलेक्शन? नहीं, ये आपकी सोच है, पर लड़ रही है, ये आपकी सोच है। मुझे बताएं आप कितनी जगह पर लड़ रहे हैं? आप चैनल पे आके आपको अधिकार है, आपको राइट है बात करने का, लेकिन आपका एनालिसिस गलत है। कांग्रेस पार्टी में हम काम कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कितनी सीट पर कांग्रेस लड़ रही है? और जब लीडरशिप फैसले करती है तो सोच समझ के फैसले करती है। ये हिंदू मुसलमान सिर्फ बीजेपी करती है, ये हिंदू मुसलमान अमीर गरीब बीजेपी करती है, कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। डॉक्टर नदीम साहब, कांग्रेस पार्टी की आप तारीख पढ़िए, कांग्रेस पार्टी का हिस्ट्री पढ़िए, कांग्रेस ने इस मुल्क के लिए क्या किया, कितनी सीट पर लड़ रही है, खून बहाया कांग्रेस के लीडर्स ने। सर मुझे सब मत बताइए, मुझे सब कुछ मालूम, आप ये बताएं ना कांग्रेस कितनी सीट बात आप कर रहे हैं कि मुसलमान इलाकों में कांग्रेस ने जानबूझकर मुसलमान नुमाइंदे खड़े किए हैं ताकि वोटिंग में बीजेपी को फायदा। ये आपकी सोच गलत है। अगर दूसरी जगह कर लेते तो शायद वो सीटें आ जाती। ये सारी की सारी सीटें इसी तरीके से तो खराब होती हैं। जी अल-नासिर ज़करिया साहब, मैं चाहूंगा कि आप जरा इस पे वर्क कीजिए और देखिए अपने तौर पे भी आप महसूस कीजिए कि जहां पर खास तौर से अजीम इत्तेहाद की तरफ से कोई मजबूत कैंडिडेट दिया गया है अकलियत का, वहां पर कांग्रेस ने कैंडिडेट दे दिया है और अकलियत का ही दे दिया है। अक्सर जगहों पे यही देखा जा रहा है। मैं बाकायदा अभी नाम नहीं ले पा रहा हूं, कुछ तो मुझे याद भी नहीं है और कुछ याद है तो मैं अभी कहना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन आप जिस बात का दावा कर रहे थे उसी दावे की यहाँ पर नजर आ रही है। बता रहा हूं मैं, जहां से पिछली बार अजरुद्दीन साहब जीते थे जी, इमरान प्रतापगढ़ी हैं वहां से कैंडिडेट। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि क्या कोई जो भी जमात हो वो सेकुलरिज्म का दम भरे, अक़लियतों के फलाह बहबूद की बातें भी करे, लेकिन जब अमली तौर पर देखने को मिलता है क्या वो बिल्कुल उसके उलट होता है जो कोशिश होनी चाहिए थी। यहाँ मैं कुछ बोलना चाहूंगा सर। जी वक्त बहुत कम है, सिर्फ 30 सेकंड मिलेगा आपको। जी मैं बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ सर। सेकुलरिज्म वाला जो मुद्दा है ना सर, वो इस वक्त बहुत हद तक पीछे जा चुका है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी साख बचाने को, सत्ता के अंदर अपने आप को पुनर्स्थापित करने वाली बात चल रही है और सभी की सभी पार्टियां इसी जुगत में लगी हुई हैं। सेकुलरिज्म वाला मुद्दा तो बहुत पीछे जा चुका है। ठीक है, अल-नासिर ज़करिया 30 सेकंड्स, लास्ट कमेंट। हमारा यही कमेंट है, कांग्रेस के जो सदर मोहतरम ने कहा कि जो भी वो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं और हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अवाम कांग्रेस के साथ खड़ी है और आने वाले इंतखाबात जो बाकी के 4 फेज है उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और कांग्रेस को साथ दे। धन्यवाद, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए। तो अब 6 बजने वाले हैं, पोलिंग लगभग जगह पर जो है वो